बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के वक्फे के बाद यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल के लौद या बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ है, जिसके बाद इसराइल के इलाकों में सायरन्स बजने का सिलसिला शुरू हो गया और फिर इसराइलियों में जो बेचैनी थी अपनी जानें बचाने के हवाले से, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया कासिम सरी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसमें इस वक्त जो आज कार्रवाई यमन की तरफ से इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पे की गई है, उस हवाले से ये रस्मी बयान जारी हो चुका है। अब क्या बयान है, इसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज की मिसाइल फोर्स ने एक क्वालिटेटिव ऑपरेशन किया है, जिसमें टारगेट किया है लौद एयरपोर्ट को, जो कि इसराइल के अंदर बिन गुरियन एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तिल अबीब के अंदर मौजूद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर यमनी पिछले 1 या 1.5 हफ्ते से मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला करते आ रहे हैं। यानी फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं इस एयरपोर्ट के खिलाफ। और फिर तकरीबन 24 घंटे के वक्फे के बाद इस एयरपोर्ट को एक बार फिर यमनी हौसियों की तरफ से एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन अपने तमाम अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है, जिसमें खुदा की मदद शामिल हाल रही, यानी फिर खुदा का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के अहदाफ में एक तरफ तो ये हदफ शामिल था कि बिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, इससे बिन गुरियन एयरपोर्ट पे जो फ़िज़ाई अमल है उसके अंदर तात्तुल पैदा किया जा सके। यानी फिर एक एयर ब्लॉकेड, जिसका यमन के हौसियों की तरफ से पहले ही इजहार किया गया था, वो एयर ब्लॉकेड नाफिजुल अमल कराया जा सके और फिर वो तमाम तैयारे या वो तमाम एयरलाइन जो इस बिन गुरियन या लौद एयरपोर्ट के ऊपर अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन अभी भी जारी रखे हुए हैं, उनको मुतनब्बे करना। अब इस वक्त कैफियत ये थी कि जब ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल यमन से दागा जाता है और फिर चंद मिनटों के अंदर इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद के अंदर दाखिल होता है, तो फिर इसराइल के अंदर जो सायरन्स बजने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक जो यरूशलेम का इलाका है वहाँ तक सायरन्स बजे हैं। इसके साथ साथ जो साउदर्न इसराइल यानी जनूबी इसराइल है, उन इलाकों में सायरन्स बजे हैं। और इसके साथ साथ जो मगरिबी किनारे की आबादकारियां हैं या सेटलमेंट्स हैं, वहां तक सायरन्स बजने का सिलसिला जारी रहा। यानी फिर जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल यमन से दागा गया, उसके बाद बहर अहमर पे फ्लाई करता हुआ इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, तो ये इसराइल के वो तमाम इलाके थे जिनके अंदर जो सायरन्स थे उनके बजने का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो इसराइलियों के अंदर कैफियत थी, यानी फिर लाखों की तादाद में ऐसे इसराइली थे जो कि इस सायरन्स को सुनने के बाद पैनिक की कैफियत में आ गए और फिर अपनी जान बचाने के लिए दौड़े लगाना शुरू कर दी, भागना शुरू कर दिया। और जो इनके बंकर्स हैं जहां पर ये अपनी जानें बचाने के लिए घुसते हैं, फोर्टिफाइड बंकर्स, ज़ेर ज़मीन बंकर्स, उनमें पनाह लेने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। यानी फिर एक केओस की कैफियत थी जो कि लाखों के करीब इन सहयूनियों में इस मिसाइल हमले ने पैदा की। और दूसरी तरफ जो फ्लाइट ऑपरेशन था इस बिन गुरियन एयरपोर्ट का, उसको मुकम्मल तौर पे चंद घंटों के लिए हाल्ट कर दिया गया। अब इस वक्त इसराइली मीडिया येदियोत एहरोनॉट भी ये खबरें क्लेम कर रहा है कि इस यमन की तरफ से किए जाने वाले हाइपरसोनिक हमले के नतीजे में जो फ्लाइट्स थी इस एयरपोर्ट से उड़ने वाली, वो यहीं मुंजमद होकर रह गई। और फिर वो तमाम तैयारे जो दूसरे एयरपोर्ट से दूसरी एयरलाइन के ज़रिए इस लौद या बिन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरने के लिए अपनी फाइनल अप्रोच बना रहे थे, उन्होंने फिर इस मिसाइल हमले की वजह से अपने कोर्स को तब्दील किया और फिर वापस दूसरी एयरपोर्ट्स की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि इस एयरपोर्ट पे जब वार्निंग जारी हो गई, यमन की तरफ से हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल की वार्निंग जारी हो गई, तो फिर इन तमाम तैयारों के लिए इन एयरपोर्ट्स पे उतरना मुकम्मल तौर पे नामुमकिन हो चुका था। तो अब इस वक्त कैफियत ये है कि यमन अपने इस स्टैंड से वाजे करता जा रहा है। यानी फिर जिस तरह की कार्रवाइयाँ यमन कर सकता है, इसराइल के ख़िलाफ़ कर रहा है। और उसका मकसद यही है कि इस वक्त इसराइल की तरफ से गज़ा के अंदर जो बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया है, और फिर इसराइल की तरफ से जिस तरह से गज़ा के लोगों को भूख और अफलास को हथियार बनाते हुए इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि इस वक्त लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी फेमेन की कगार पे पहुंच चुके हैं। यानी फिर मेल न्यूट्रिशन उनके अंदर इतना ज़्यादा है और भूख और अफलास को इसराइल एक हथियार के तौर पे, मुनज़्ज़म हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता जा रहा है। तो दूसरी तरफ उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की तरफ ढकेलने की कोशिश जिस तरह से इसराइल की तरफ से की जा रही है, उनके खिलाफ इस वक्त यमन जो है भरपूर इसराइल के ऊपर टारगेट कर रहा है। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा। यानी फिर अगर देखा जाए तो इस वक्त अरब ममालिक में एक वाहिद अरब ऐसा मुल्क है जो कि मर्दानगी दिखा रहा है और इसराइल को आंखों में आंखें मिलाकर
उस पर रोज़ाना की बुनियाद पे ये हमले करता जा रहा है। तो इस वक्त वाज़ेह हो चुका है, इस वक्त यमन के तर्जुमान ने ये वाज़ेह स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि 24 घंटे के तवक्कुफ़ के बाद एक बार फिर यमन से एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ है, जिसने टारगेट किया है इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट को। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें और इसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त प्यूटन के खिलाफ यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी साजिश की है, यानी फिर प्यूटन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की उस वक्त कोशिश की गई कि जब प्यूटन कर्स्क रीजन के अंदर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वहाँ जो जंगी कार्रवाइयाँ रशियन फौज की चल रही थी उसका मुशाहिदा करने, उसको लीड करने वो जा रहा था अपने हेलीकॉप्टर पे। तो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर यूक्रेन की तरफ से सैकड़ों की तादाद में एरियल ड्रोन्स दागे गए। ऐसे ड्रोन जो कि एरियल एयरक्राफ्ट ड्रोन थे, यानी बड़े साइज़ के ड्रोन्स थे, उनको जो है उनसे प्यूटन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई, जिसको रशियन एयर डिफेंस ने मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। अब इस वक्त जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, तकरीबन इस वक्त इस कर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेन की तरफ से 1177 यूएवी या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। और अगर सिर्फ इस हमले की बात करें, यानी फिर प्यूटन के हेलीकॉप्टर को जो निशाना बनाने के लिए जो एक स्वार्म ऑफ ड्रोन्स दागे गए थे यूक्रेन के इलाकों से कर्स्क रीजन के अंदर, उनकी तादाद 46 बताई जाती है। यानी फिर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने 46 ऐसे ड्रोन्स तबाह किए हैं कि जिनका निशाना वो हेलीकॉप्टर था जिस पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सवार होकर कर्स्क रीजन जा रहा था, उस कर्स्क रीजन का मुआयना करने जा रहा था। अब ये जो तमाम चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, इसके अंदर जो हेलीकॉप्टर था उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी कर्स्क रीजन के अंदर, और ये वाक़या 20 मई को हुआ था। यानी फिर 20 मई और 21 मई के दरमियान जो है ये वाक़या यूक्रेन की तरफ से किया गया था, जिसको इस वक्त एक एयर डिफेंस डिवीज़न का कमांडर है यूरी डिस्किन, उसकी तरफ से अब मीडिया को बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसको रोकना जो है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। यानी फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट वॉरफेयर है इसके अंदर ड्रोन्स की अफादियत कितनी ज़्यादा है। यानी फिर अगर एक दफ़ा ड्रोन दाग दिया जाता है और ख़ुदकश ड्रोन दाग दिया जाता है तो उसको रोकना या उसको तबाह करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल कैफियत होती है, एक मुश्किल टास्क होता है। तो इस वक्त 46 ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से तबाह किए गए हैं अपने कमांडर इन चीफ यानी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए। और फिर उसके बाद जो रशिया ने कीव के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं, एक बहुत बड़ा हमला कीव के ऊपर किया गया है जिसके अंदर लातादाद मिसाइल दागे गए हैं और कीव के कुछ इलाकों को मुकम्मल तौर पे राख का ढेर बना दिया गया है। इस वक्त जो आपके सामने तस्वीरें या मज़ाहिर चल रहे हैं ये उस हमले के हैं कि जो कि कल रात कीव के इलाके के ऊपर रशिया की तरफ से किया गया। और फिर न सिर्फ कीव को निशाना बनाया गया है बल्कि यूक्रेन के बहुत सारे शहरों के ऊपर मिसाइल्स दागे गए, ड्रोन्स दागे गए, और जिसके नतीजे में बहुत सारे शहर यूक्रेन के खाकस्तर हो गए। अब ये चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि ये इतना बड़ा डिफेंसिव ऑपरेशन जो रशिया की तरफ से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पे और बहुत सारे शहरों पे किया गया, इसके पीछे पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। यानी फिर यूक्रेन की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने की, उसको कत्ल करने की साजिश की गई थी और उसके हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में तबाह करने की कोशिश की गई थी, जो कि अब उसका जवाब 4 दिन के बाद दिया गया है। 20 मई को ये कोशिश की गई थी और अब 25 मई की सुबह ये कार्रवाई हुई है जब रशिया के इलाकों से कीव को टारगेट किया गया मिसाइलों के जरिए, हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए। और कुछ खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इसके अंदर ओरिस्निक मिसाइल का इस्तेमाल भी रशिया की तरफ से किया गया है, जबकि लातादाद ड्रोन जिसमें जिरान 2 ड्रोन शामिल हैं जो कि कैमकाजी ड्रोन है, ईरानी शहीद 136 ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो रशिया को फराहम की गई है उससे ड्राइव किए हुए ये ड्रोन हैं। इनके ज़रिए एक शदीद हमला रशिया ने किया है कीव के ऊपर, इसके साथ साथ यूक्रेन के बहुत सारे शहरों के ऊपर, और उनको मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बना दिया गया है। अब इस वक्त यूक्रेन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में जो सिविल आबादी है या फिर बच्चे और ख़वातीन हैं वो हलाक हुई हैं, जबकि रशिया की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि ये तमाम वो टारगेटेड ऑपरेशन थे जो कि यूक्रेनियन मिलिट्री के खिलाफ किए गए हैं। और इसके अंदर ये जो झूठा प्रोपेगेंडा इस वक्त यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है
बिल्कुल बेबुनियाद है। और फिर रशिया अब ये भी वाजे करता जा रहा है कि जो हमले किए गए हैं ये तमाम मिलिट्री पॉइंट्स को निशाना बनाया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल के पॉलिटिशियंस ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। याइर गोलान जो कि इसराइल का एक पॉलिटिशियन है, इसके साथ साथ जो इसराइली डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका लीडर भी, और इसके साथ साथ जो इसराइल की रिजर्व फोर्स है उसका एक मेजर जनरल है, उसने अब ये जो है इल्ज़ाम लगाया है कि नेतन्याहू एक इररिस्पॉन्सिबल और करप्ट इंसान है और एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर, यानी फिर एक हारा हुआ प्राइम मिनिस्टर है जो कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हज़ारों की तादाद में इसराइली फ़ौजियों को गज़ा में न सिर्फ झोंक रहा है, एक तरफ तो वो गज़ा के मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और दूसरी तरफ जो इसराइली फ़ौजी गज़ा में मारे जा रहे हैं उसके अंदर मुकम्मल तौर पे ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए नेतन्याहू की तरफ से किया जा रहा है। यानी फिर इस वक्त जो तमाम कैदी ज़िंदा बचे हुए भी हैं और हमास की कैद में हैं उनको भी कत्ल करने के अंदर नेतन्याहू का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वक्त एक इसराइली पॉलिटिशियन ने नेतन्याहू को एक फेल्ड वज़ीर आज़म करार दे दिया है, जो कि सिर्फ ये तमाम कार्रवाइयाँ या ये जो जंग इस वक्त गज़ा के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन या एक जीनोसाइड है, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए की जा रही है इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से एक वीडियो शाया की गई है जिसमें इसराइली अफवाज को घात लगा के निशाना बनाने की वीडियो सामने आई है। MK-80 नामी एक ऐसा मिसाइल जो कि इन इसराइली तैयारों की तरफ से गज़ा पे फेंका गया था और फिर वो ना फट सका था, उसको अल-कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदों ने रिवर्स इंजीनियर किया और उसको एक साकिब डिवाइस के ज़रिए ज़मीन में इम्प्लांट किया और फिर जब ये इसराइली फ़ौजें वहाँ से गुजर रही थी तो एक शदीद और ज़ोरदार धमाका होता है जिसके नतीजे में ये दर्जनों इसराइली फ़ौजी हैं जिनकी हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं और ज़ख्मियों की खबरें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके कि इसराइली मीडिया इन तमाम खबरों को छुपा रहा है, लेकिन इसराइल के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स इन मुर्दा और ज़ख्मी फ़ौजियों को गज़ा पट्टी से उठाकर इसराइली अस्पतालों में लेके आ रहे हैं, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये जो हमला अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से किया गया एक बहुत ही ख़तरनाक हमला था जो कि काफ़ी अरसे के बाद देखने में सामने आया। और एक तरफ ये बात भी वाज़ेह करता जा रहा है कि इस वक्त जितने भी इसराइली दावे हैं कि हमने इस वक्त गज़ा के बहुत सारे इलाकों से हमास का और उनकी जो टनल्स हैं उनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया है, ये वो तमाचा है जो कि इस वक्त अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से सामने आया है कि वो इस वक्त गज़ा पट्टी में मुतहर्रिक भी हैं और शदीद कार्रवाइयों के अंदर इसराइली फ़ौजों को शदीद जानी और माली नुकसान भी पहुँचाते आ रहे हैं। अब इसके साथ साथ बात करते चले, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो ईरान के लोगों का एक हक़ है और वो इस पोजीशन के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर है। यानी फिर ईरान किसी भी हवाले से यूरेनियम की एनरिचमेंट या अफजूदगी जो है उसको नहीं ख़त्म करेगा क्योंकि ये ईरानी लोगों का हक़ है। साथ साथ इस बयान में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकराती दौर चले उसमें ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई गई और वो अपने लोगों का हक़ किसी को नहीं खाने देंगे। यानी फिर जो अमेरिका बहुत ज़बरदस्ती से अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहा था, ईरानी उसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है अब कि आने वाले वक्तों में ईरान को किसी भी तरह से जल्दी नहीं है, यानी ईरान किसी भी हरी की कैफियत में नहीं है और अपने मुतालबात भी वो मनवाएंगे। और इसके साथ साथ जो पाबंदियाँ या जो सैंक्शंस ईरान पे लगाए गए हैं उसको भी हटवाने में ईरान अपना किरदार अदा करता रहेगा। यानी फिर आने वाले वक्तों में जो सैंक्शंस हैं उसको भी ईरान के ऊपर से लिफ्ट करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी धमकी दी गई है कि अगर इसराइल की तरफ से ट्रिगर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो फिर इसराइल अपनी बर्बादी के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहे। यानी फिर इसराइल जिस तरह से इस वक्त धमकियां दे रहा है कि आने वाले वक्तों में वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को या जौहरी तनसीबात को निशाना बना सकता है, तो अगर ये हिमाकत इसराइल की तरफ से की जाती है तो फिर ईरान की तरफ से उसका एक भरपूर और ख़तरनाक तरीन जवाब आएगा। तो ये इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं अब्बास अरक्ची की तरफ से, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये लेटेस्ट स्टेटमेंट ईरान की तरफ से सामने आए हैं। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर आपका ये मेज़बान हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।